अंत में यही आपसे कहना चाहूंगा कि हमें इंदिरा जी का याद रखना है। हमें याद रखना है उनकी हत्या क्यों हुई। हमें याद रखना है कि कौन कौन लोग इसके पीछे हो सकते हैं। इन्हीं खबरों को सुन सुन के भारतीय रॉ के एजेंट संजीव जिंदाल इस रेस्टोरेंट में बैठ भारत के भविष्य की गुत्थियां सुलझाने में लगे हुए थे। उनका इस समय इतना परेशान होना लाजमी भी था, क्योंकि इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री की दिन दहाड़े हत्या कर दी गई थी। और इस सिचुएशन में भारत का गिरा मनोबल देख भारत के कुछ दुश्मन इस समय का पूरा फायदा उठाने की फिराक में थे। जिंदल को अपने सोर्सेज से इंटेल मिल रही थी कि भारत के कई इलाकों में आतंकवादी घटनाएं घट सकती है और इस साजिश के पीछे कोई और नहीं बल्कि पाकिस्तानी आईएसआई और भारत के ही कुछ गद्दार बंदे थे। और इनका अब सिर्फ एक ही मकसद था, भारत में तबाही मचाना। जिंदाल ने इस समय तक सोच लिया था अब बहुत झुका लिया दुश्मन के आगे हाथ, इनकी ईंट से ईंट बजानी ही पड़ेगी। तो कहानी तो अब शुरू हो चुकी थी। शेर ने अपना इलाका नापना शुरू कर दिया था। इधर इंग्लैंड के एक पोर्श बंगले में बैठा लंबा चौड़ा आदमी मेज पर रखे कागजों को इधर उधर फेंकते हुए बोलता है, ਲੈ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਪੈਸਾ ਕਿਸ ਲਈ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ। तभी उस इलाके के बाहर सायरन मारती गाड़ियां उसके बंगले के पास रुकती है और गाड़ी का दरवाजा जोर से खोल एक के बाद एक 5-6 लोग उसके बंगले की तरफ बढ़ते हैं। गेट के अंदर घुसते ही एक आदमी कहता है, अब्दुल खान, ये है आज से तुम्हारा नया बंदा संधू। और ये सुनते ही खान संधू को अचंभे से निहारने लगता है। सर मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं, खबर पक्की है। आईएसआई ही है इन मुंबई बॉम्ब धमाकों के पीछे। ये तो कुछ नहीं, उनका प्लान इससे काफी बड़ा है। मुझे पूरी खबर मिल चुकी है। इनका एक पूरा टेररिस्ट नेटवर्क है जो यूरोप से ऑपरेट कर रहा है। यह कहते साथ ही जिंदल एक उम्मीद भरी नजरों से रॉ चीफ को देखने लगते हैं और अनुज भारद्वाज जो भारत में अभी इतनी उथल पुथल हो रही थी उसके बारे में जिंदल को काफी समझाने का प्रयास करते हैं। तुम मानते क्यों नहीं हो? अगर तुम्हारी रिपोर्ट सही भी है तो देखो, हम एक ऑपरेशन अभी अफोर्ड नहीं कर सकते। फिर इतनी बहस के बाद जिंदल बिना कोई नतीजा निकले रॉ चीफ का ऑफिस छोड़ देते हैं। उधर अब्दुल खान को मिला यह नया बंदा अपने काम करने में लग गया था। बंदा मतलब था यह भारतीय ही, पर पता नहीं इसका दिल इतना आतंकवादियों के लिए क्यों धड़क रहा था। कुछ ही महीनों में संधू ने भारत की कई की लोकेशंस का पता खान को बता दिया था। यह संधू ही था जिसने यूरोप में एक भारतीय ऑफिसर की हत्या भी करवाई थी। एक दिन संधू किसी स्टाइलिश से बंदे से एक रेस्टोरेंट में मिलता है। बात ये थी कि इनकी मुलाकात कई बार पहले भी हो चुकी थी, लेकिन इस बार एक मकसद था, वो था पैसा। तो अब मैंने तुम्हें अपनी सारी बातें समझा दी है, अब तुम पर है, क्या दोगे हमारा साथ इस नेक काम में? ये कहते हुए संधू इस स्टाइलिश बंदे की तरफ एकाएक देखने लगता है और जिसका उत्तर वह हल्का सा सर हिलाकर देता है। और इस बंदे का नाम था सेठी। ये एक अमीर बिजनेसमैन था जो कि अब इस टेरर फाइनेंस में मदद करने को मान गया था। आईएसआई का जमवाड़ा भी अब्दुल खान के साथ मतलब कि रोज ही लगने लग गया था। आईएसआई की घंटों की मीटिंग सब अब्दुल खान के साथ लगभग रोज ही होने लग गई थी। इस टेरर नेटवर्क का असर भारत में भी देखने को मिल रहा था। इसी महीने के अंदर अंदर इंडियन पंजाब में 4 बम धमाके हो चुके थे। उधर जिंदाल और परेशान हो रहे थे। उन्होंने अपने रॉ चीफ अनुज भारद्वाज को बताया, सर अब तो आप संधू की हरकतों से वाकिफ ही हो, क्या अब भी आप मना करोगे ऑपरेशन से? तभी रॉ चीफ कुछ सोचने लगते हैं और फिर जिंदल को बताते हैं, भारत की इंटरनल सिक्योरिटी को हमारी सरकार ज्यादा प्राथमिकता दे रही है। मिनिस्ट्री तो कभी हाँ नहीं करेगी ऑपरेशन के लिए, पर अब पानी सर के ऊपर चला गया है। जिंदल, अब इनका काम तुम्हारे हाथ में। अब जिंदल का सपना पूरा होने जा रहा था। उसको अपने सबसे बड़े दुश्मन से बदला लेने का मौका मिल गया था और शुरू हो जाता है
ऑपरेशन हॉर्नेट। जिंदल ने कुछ अपने विश्वसनीय साथियों से बातचीत के बाद ये प्लान बनाया कि इस गिरोह के पहले मनी बैग को लूटा जाएगा, मतलब पहला निशाना सेठी होगा। जिंदल को पता था कि सेठी एक बिजनेसमैन है, एक अच्छी डील मिलने पर उसके अंदर का व्यापारी मना नहीं कर पाएगा। लेकिन जिंदल के पास डिटेल्स ये थी कि सेठी एक काफी शातिर खिलाड़ी है, उसको हल्का सा भी शक होने पर वो गेम पलट सकता है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जिंदल अपना दूसरा मूव खेलते हैं। सेठी का एक पुराना दोस्त था आहूजा, जिसके साथ उसने पहले कई सालों तक काम किया था। लेकिन आहूजा सेठी के एंटी इंडिया कामों से काफी दुखी था, मतलब उसको नहीं अच्छा लगता था कि उसकी मेहनत का पैसा आतंकवादी गतिविधियों में जाए। तो फिर एक दिन अचानक सेठी का काम छोड़ आहूजा ऑस्ट्रिया शिफ्ट हो जाता है, पर सेठी कभी पता नहीं लगा पाता क्यों आहूजा ने उसका इतने ऐशो आराम का काम छोड़ा है। तो अब उसी आहूजा का उपयोग जिंदल करते हैं। आहूजा पहले तो 2-3 मीटिंग्स में सेठी का भरोसा जीतता है और अपने पुराने साथी को फिर देख सेठी उसे जॉब का ऑफर दे डालता है, जिसे रॉ के प्लान के मुताबिक आहूजा एक्सेप्ट कर लेता है। फिर साल तक उसके साथ काम करते करते आहूजा उसके कई सीक्रेट्स जान लेता है और रॉ को पास ऑन करता रहता है। फिर अचानक एक दिन सेठी के ऑफिस पर इंडियन एम्बेसी के लोग धावा बोलते हैं और उसके मुंह पर संधू खान गिरोह से जुड़े होने के सबूत मारते हैं। साफ सबूत देख सेठी अपनी गिरफ्तारी तुरंत दे देता है। सेठी ने अपनी गिरफ्तारी दे दी थी, पर वो गिरोह के बारे में कुछ भी बताने से बच रहा था। देखो, तुम्हें मेरे वकील से बात करनी पड़ेगी, मुझे उनके बारे में कुछ नहीं पता। तभी कमरे में आया एक नया आदमी अपना चश्मा उतार भारी सी आवाज में बोलता है, सेठी साहब, आपके बेटे का क्या हाल है? सुनने में आया आजकल उसका बिजनेस बड़ा खराब चल रहा है। अरे ये देखो, ये तो आपकी कंपनी का ही ग्राफ है। कंपनी घाटे में है, पर आपके ऐशो आराम में कहीं कमी नहीं दिखाई दी। चलो कोई ना, हम बता देंगे आपके बारे में यूएस के अथॉरिटीज को, वो खुद ब खुद पता लगा लेंगे। सेठी को अब साफ साफ समझ आ गया था कि ये अब उसके बेटे की और उसकी कंपनी के अंदर के घोटाले की तरफ इशारा किया जा रहा है। अगर एक बार उसकी रेपुटेशन खराब हुई तो कोई कुत्ता भी उसे नहीं पूछेगा। और यूएस की अथॉरिटीज का तो नाम ही बड़ा भयानक था। उनको इसका कुछ पता चला तो वो उसको उसी गटर में भेज देंगे जहां से ये आया था। फिर सेठी बोलता है, रुको, मैं सब बताता हूँ, मुझे सब पता है उसके बारे में। अब उस भारी आवाज वाले आदमी का चेहरा साफ दिखाई पड़ रहा था और सेठी की सिक्योरिटी में तैनात गार्ड हैरानी में कह देता है, जिंदल सर, आप? जिंदल का नाम सुन सेठी और भी ज्यादा घबरा जाता है और सेठी अगले 6 घंटे में खान संधू नेटवर्क का एक भांडा फोड़ के रख देता है। सेठी की मदद की बदौलत 7 से भी ज्यादा बड़े आतंकवादी हमलों का पहले ही पता लगा लिया जाता है और उसको न्यूट्रलाइज करने पर काम शुरू कर दिया जाता है। अब नेटवर्क के दूसरे बड़े मेहमान को देखने का समय आ गया था, लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन रॉ को नहीं मिल पा रही थी। संधू को पकड़ने के लिए रोज ही नए नए प्लान बनाए जाते और वो फेल ही होते। जिंदल भी अब दुखी हो रहे थे और सेठी भी उनकी कुछ मदद नहीं कर पा रहा था। लग रहा था कि संधू अपने प्लान में कामयाब हो ही जाएगा। तभी एक दिन एक रॉ के ऑफिसर को फोन आता है। सर आप जो ढूंढ रहे हो उसकी खबर मेरे पास है। लेकिन हो कौन तुम? नाम तो बताओ अपना। सर जवाब मत देना, मेरा नाम बलवंत सिंह है और इस इन्फॉर्मेशन की एक कीमत होगी। और हाँ, मैं ये इन्फॉर्मेशन आपके किसी बड़े साहब से मिलने के बाद ही बताऊंगा। हो कौन तुम? हेलो, लेकिन फोन कट चुका था। तो रॉ के रिकॉर्ड से पता लगाया जाता है ये वही बलवंत सिंह था जो रॉ की मोस्ट वांटेड लिस्ट पर था। फिर उस कॉल वाले ऑफिसर को हिदायत मिलती है, कोई ना, तुम मीटिंग अरेंज करो, बाकी का बाद में देख लेंगे। फिर जिंदल और बलवंत के बीच पेरिस के एक सेफ हाउस में मीटिंग होती है। यह मीटिंग कम एक इंटेरोगेशन ज्यादा बन जाती है, जो फिर 3 दिन तक चलती है। इस मीटिंग के बाद जिंदल रॉ चीफ अनुज भारद्वाज को अपना असेसमेंट देते हैं, जिसमें था कि संधू अपने ही बंदों के साथ गद्दारी कर रहा था। वो काम तो उनसे करवा रहा था, लेकिन उनके हिस्से के पैसे भी खुद ही खा रहा था। तो बलवंत डेस्परेट था भारत आने के लिए और उसने ये सारी जानकारी सिर्फ अपने परिवार से मिलने के लिए ही बताई थी। फिर अगले दिन ही रॉ ऑपरेशन कर संधू खान के इंटरनल नेटवर्क के बंदों को एक एक कर पकड़ना शुरू कर देती है और महीने के अंदर अंदर इस टेरर नेटवर्क की कमर टूट जाती है।
लेकिन इस नेटवर्क को धक्का तब लगता है जब ब्रिटेन की अथॉरिटीज आखिरकार संधू को गिरफ्तार करती है, जिसकी इंफॉर्मेशन गुप्त रखी जाती है, और भारत भी इस गद्दार के पकड़े जाने पर एक सीधा सा बयान देती है ताकि इंटरनेशनल जगत में ज्यादा रोला ना पड़े, और ब्रिटिश अथॉरिटीज का धन्यवाद करती है। लेकिन असल काम इसमें रॉ और उस जाबाज ऑफिसर जिंदल का था। इस नेटवर्क की रानी तो पकड़ी गई थी, लेकिन रॉ के लिए यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। अभी खेल का राजा अब्दुल खान बचा हुआ था और आईएसआई अपने बचे कुचे प्यादों को रानी में बदलना चाहती थी। अब्दुल खान अब भी नेटवर्क को जिंदा रखने की पूरी कोशिश कर रहा था। इधर रॉ को समझ नहीं आ रहा था अब्दुल खान को कैसे जहन्नुम भेजा जाए। उधर अब्दुल खान जानता था कि ब्रिटेन में उसका बाल भी बांका करना नामुमकिन सा है। एक तो आईएसआई, ऊपर से उसका पूरा डिप्लोमेटिक कवर प्राप्त था, और ऊपर से उसका किला नुमा बंगला, जिसको भेजना तो शायद खुद ब्रिटेन के लिए भी बहुत चुनौती वाला काम था। जिंदल अपने प्लान पर काम कर रहे थे। रॉ के कई एजेंट्स उसकी गतिविधियों पर भी नजर रख रहे थे, लेकिन ये खान कोई सुराग ही नहीं छोड़ रहा था। महीने के अंदर अंदर रॉ को एक झुंझुनाने वाली रिपोर्ट आती है कि इस खान ने फिर से रिक्रूटमेंट प्रोसेस शुरू कर दिया है, जो कि इस टूटे हुए नेटवर्क को थोड़ा मरहम पट्टी प्रदान करेगा। रॉ के लिए ये समय अब टाइम बॉम्ब की तरह था। अगर थोड़ी भी देरी हुई तो अब्दुल खान कुछ बड़ा धमाका अवश्य ही करेगा। फिर जिंदल के कुछ साथी मतलब रॉ ऑफिसर्स तुरंत कोवर्ट ऑपरेशन की सलाह देते हैं और जिंदल को इसकी परमिशन लेने के लिए कहते हैं। लेकिन एक तो उस किले नुमा बंगले की परिस्थितियां, दूसरा उसका डिप्लोमेटिक प्रोटेक्शन इस कोवर्ट ऑपरेशन को रोक रहा था। जिंदल की इसी बात पर काफी बहस रॉ चीफ से चलती है और इसके लिए जिंदल को साफ मनाही कर दी जाती है। मेन बात एक तो ये भी सामने आ रही थी कि इसमें MI5 की मदद भी नहीं ले सकते। इसी रॉ की इंटरनल असमंजस में फिर एक रिपोर्ट आती है। अब्दुल खान अब भारत में कुछ बड़ा कर सकता है और अब वो टेररिस्ट नेटवर्क से नहीं बल्कि खुद के भर्ती टेररिस्टों से भारत में हमला करवाएगा। इस व्यावे रिपोर्ट के बाद अब जिंदल खुद का ही प्लान सोच रहे थे। उन्होंने खान को उसके ही ऑफिस, जिसमें वो हफ्ते में 1-2 बार ही जाता था, उसको वहीं खल्लास करने का प्लान बनाया। तो समय 4 बजे, दिन बुधवार होगा। तुम सिक्योरिटी की चिंता मत करना। वही कुछ लम्हे होते हैं जब खान के पास सबसे कम सिक्योरिटी रहती है। तुम सीधा गेट से एंट्री करना और तुम खिड़की से। यही कुछ बातें जिंदल बड़ी सावधानी से अपने फील्ड ऑफिसर्स को बता रहे होते हैं। एजेंट्स बड़ी ही सावधानी से उसके ऑफिस में पोजीशंस ले लेते हैं। एक एजेंट उसके वॉशरूम के टब में था, एक बिल्कुल उसकी खिड़की के बाहर था। आज जिंदल किसी भी तरह खान को छोड़ने वाले नहीं थे। समय का कांटा घूमता है। एक एजेंट वॉकी पर कहता है, गाइस स्टे अलर्ट, वो भी आता ही होगा। दिखा, कहीं दिखा वो। टीम का हेड कहता है, सारे होशियार। फाइनली 4। तभी जिंदल को फोन आता है, खान इज इन पाकिस्तान। और जिंदल पहले तो अपने सामने वाले इंटेलिजेंस ऑफिसर का मुंह ताकते हैं, जिसको पता लग रहा था उससे कुछ अनर्थ हो गया है। जिंदल पर उसकी पीठ पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, कोई ना, तुम चिंता मत करो। पर जिंदल को पता था ये कितनी बड़ी बात है। अब्दुल खान पाकिस्तान पहुंच रावण की तरह हंस रहा होता है। इंडिया इंडिया इंडिया, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਬਦਲਾ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਵਿਗਾੜ ਪਾਏ, ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਮੇਰਾ ਕੀ ਹੀ ਪੜ लेंगे। यही सब बातें आज पाकिस्तान पहुंच अब्दुल खान आईएसआई के एक वरिष्ठ ऑफिसर के सामने बोल रहा होता है। उधर जिंदल रॉ के चीफ को कहते हैं, सर हमारे इतने शर्म करने की वजह से अब्दुल खान आज पाकिस्तान की सरहद में पहुंच चुका है। अगर वो जिंदा रहा तो हमारे प्यारे भारत को हमेशा ही खतरा रहेगा। तो तुम ही बताओ जिंदल, अब क्या प्लान है तुम्हारे पास? रॉ चीफ ये जिंदल से पूछते हैं। सर प्लान तो है, लेकिन आपको इसकी इजाजत देनी होगी। तुम सही में श्योर हो? अब तुम इतने बड़े खतरे की परमिशन मांग रहे हो? हाँ सर, अब कोई विकल्प ही नहीं बचा है। तो ये लो फिर तुम्हारे अप्रूवल के पेपर। ਆ ਜੋ ਵੀ ਕੋ ਲਾਹੌਰ ਲਾਹੌਰ ਹੀ ਹੈਗਾ। ਲੰਡਨ 'ਚ ਗੋਰੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਅੱਜ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਗਲੀਆਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ।
ला वेख आ गया साडा मल्ला। वेखी सोहणिया आज चाची ने साडे वास्ते तां पक्का साग बनाया होना। चल हुण रोक दे, यही है साडे घर दा बूआ। ओ ना ना इत्थे रहन दे, मैं खुद ही खोल लैना दरवाजा। हजे भी बड़ी जान हैगी इस डोलिया च। और उधर रो के सेफ हाउस में बैठे संजीव जिंदाल को टेलीफोन आता है। मिशन कंप्लीट सर। और जिंदल जिसका जवाब बड़े भारी गले से दे पाते हैं और फोन रख हाथों को गर्दन के पीछे रखते हुए मेज पर टांग रख पूरा फैल कर लेट सा जाते हैं, मानो जैसे उन्हें कई सालों बाद चैन का आराम मिला हो। जय हिंद।